दोस्तों, मैं अरेंज चौधरी परोपकार क्लासेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए गणित का पार्ट ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की क्लास आज स्टार्ट कर रहा हूं और ज्यामिति को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, 0 पॉइंट से पढ़ेंगे और आगे तक पढ़ेंगे। आपको ये फील नहीं होगा कि ये वाला जो मैंने पढ़ाया है वो हमारे समझ में नहीं आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यामिति। और ज्यामिति में हम सबसे पहले एक टॉपिक उठाएंगे अपना रेखा एवं कोण। और रेखा एवं कोण को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बेसिक नॉलेज आपके साथ में साझा करूँगा। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, जियोमेट्री, इसका जो सामान्य अर्थ है यानी भूमि मापन इसे कहा जाता है। तो ऐसी शाखा, गणित की एक ऐसी शाखा जिसमें बिंदु, रेखा, रेखाखंड, समतल, वक्र एवं ठोस आकृतियों की स्थिति एवं उसके विस्तार का अध्ययन किया जाता है, ज्यामिति कहलाती है। जो जनरल अर्थ है भूमि मापन, उससे आपको कुछ नहीं करना है, केवल हमें ये देखना है कि ज्यामिति में हम इसका किसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले 2 पॉइंट हैं, एक तो समतल है कि समतल क्या होता है, और एक हम बात करेंगे वक्रतल। देखो, सम यानी सम का मतलब है समान, तल यानी जिसका तल क्या है, समान है। कैसे इसे हम परिभाषित करें? एक तरीके से ऐसा तल, ये तल मान लिया मैंने और इस पे मैंने कोई लाइन खींची, 2 बिंदु हैं, 2 बिंदुओं के मध्य लाइन खींची, तो उस लाइन को खींचने पर जितने भी पॉइंट होंगे उस पे वो एक समान तल पे होंगे, यानी बिल्कुल फिक्स होंगे, यानी जिसकी मोटाई नहीं होती है। सीधी भाषा में समझे, यानी वह तल जिसकी मोटाई नहीं होती है, ऐसी सतह, ऐसी चपटी सतह जिसकी कोई भी मोटाई नहीं होती है, वो क्या कहलाता है? समतल कहलाता है। समतल की परिभाषा हम ज़्यादा टिपिकल वर्डों में ना जा करके इतना ही समझेंगे कि एक ऐसी चपटी सतह जिसकी कोई भी मोटाई नहीं होती है, यानी मोटाई क्या होती है? शून्य होती है। मोटाई क्या होती है? शून्य। ऐसी चपटी सतह जिसकी मोटाई शून्य होती है। अब यदि जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड का जो भी आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, जो आपको सतह दिखाई दे रही है, ये क्या है? समतल है। यहाँ से इसकी मैं मोटाई जो होगी बोर्ड की, उस मोटाई को मैं काउंटर नहीं करूंगा, केवल ये जो सतह है ये क्या है? एक तरीके से समतल है। क्या है ये? समतल है। और आगे वक्रतल की बात करें, यानी वक्रतल का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा, ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा और ऊंचा नीचा। जैसे मैं कोई डिजाइन बना रहा हूं ऐसे, तो ये क्या है? वक्रतल है। यानी यहां से ये ऊंचा है, नीचा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये किस में आ जाएगा? आपका वक्रतल में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बिंदु कि बिंदु क्या होता है। जब पेन या पेंसिल को दबाने पर, जब पेन या पेंसिल को दबाने पर, जैसे ये पेन या पेंसिल है, पेन या पेंसिल को दबाने पर हम नुकीला शब्द भी यूज कर सकते हैं। जब नुकीले पेन या पेंसिल को दबाने पर जो चिन्ह बनता है उसे क्या कहते हैं? हम बिंदु कहते हैं। जो चिन्ह बनता है उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। और बिंदु की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई नहीं होती है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है। दूसरा, जब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है तो सीधी सी बात है, इसकी कोई त्रिज्या भी नहीं होगी। तो बिंदु की त्रिज्या नहीं होती है।
और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब हम बात कर रहे हैं बिंदु की, तो बिंदु की आकृति जितनी छोटी होगी वह उसकी संकल्पना के उतने ही नजदीक होगा। यानी बिंदु की आकृति जितनी छोटी होगी वह बिंदु की संकल्पना के उतने ही नजदीक होगा। बिंदु की आकृति जितनी बड़ी होती हुई चली जाएगी, कहीं ना कहीं हम उस बिंदु से दूर हटते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट है, बिंदु को वर्णमाला के अक्षरों, वर्णमाला के अक्षरों, जैसे हिंदी वर्णमाला भी हो सकती है, अंग्रेजी वर्णमाला भी हो सकती है, जैसे ए, ब, से, द, इस प्रकार से क्या है व्यक्त किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। हम अंग्रेजी वर्णमाला के भी यूज कर सकते हैं, जैसे ए, बी और सी। जो पॉइंट है, पॉइंट के बारे में सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये किसी लोकेशन को, किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाता है। जैसे हम कहें कि ये यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया तो कोई ना कोई वस्तु की क्या दर्शा रहा है, ये स्थिति को दर्शा रहा है, ये लोकेशन को दर्शा रहा है। तो यहाँ से हमने ये लिखा पॉइंट ए, पॉइंट लगाया और यहाँ हमने क्या डाल दिया, ए मार्क डाल दिया। इसका मतलब इस पॉइंट पर, इस स्थान पर ए कोई हमारी क्या है वस्तु रखी हुई है। इसका मतलब क्या होगा, ये होगा। आगे हम बात करें बिंदु के बाद में रेखाखंड की। तो रेखाखंड क्या होता है? सबसे पहले रेखा एवं कोण जो यूनिट है हमारी, ये रेगुलर रहेगी आपकी। तो रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड के बारे में हम देखें तो नाम से पता लगता है रेखा प्लस खंड। खंड का मतलब होता है हिस्सा, यानी किसी रेखा का कोई हिस्सा है वो क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। तो रेखाखंड को हम कैसे समझेंगे, जब समतल में स्थित जहाँ कोई दो बिंदु हैं, या आप समतल ना लें शुरुआत में, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ से जब दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा, और ये सीधी रेखा जब होगी तो कहाँ निकल के आ जाएगी, ये समतल में आ जाएगी। तो समतल में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा, मिलाने वाली सीधी रेखा जो एक आकृति बना रही है, यह इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या है, न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करती है। किस दूरी को, न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करती है। तो यह आकृति क्या कहलाती है, रेखाखंड। आसान भाषा में, आसान शब्दों में कहें, दो बिंदुओं को परस्पर मिलाने पर, दो बिंदुओं को परस्पर मिलाने पर, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, दो बिंदुओं को परस्पर मिलाने पर बनी आकृति, समतल और लिख लेंगे यहाँ, समतल में स्थित दो बिंदुओं को परस्पर मिलाने पर बनी आकृति जो उन बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करे, क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाता है।
ये रेखाखंड कहलाता है। अब इसमें हम जो पॉइंट बनाएंगे वो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और ऐसे ही पॉइंट्स आपसे क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे जैसे हमारा बिंदु क्लियर होगा, रेखाखंड क्लियर होगा, सरल रेखा क्लियर होगी, तुरंत उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे भाषा के ऊपर जो आप ये सोचेंगे कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ से निकल के आते हैं। तो यहाँ से अगला हम देखते हैं, ये रेखाखंड है और इस रेखाखंड आपको पता है कि ये एक पॉइंट है और इधर से एक ये पॉइंट है। फिलहाल आपको कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं? 2, जबकि इसके जो बीच में, इन दोनों पॉइंटों के बीच में, दोनों बिंदुओं के बीच में अनंत बिंदु मौजूद हैं। क्योंकि यदि मैं कहूं आपसे कि ये मैंने पॉइंट इस प्रकार से मैं पॉइंट बनाते हुए चल रहा हूं, ये पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हूं और एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए ये मैं आगे एक ही दिशा की ओर बढ़ाते हुए चल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये कि ये रेखाखंड का रूप लेगी या लाइन का रूप लेगी, सरल रेखा का रूप लेगी। 2 बिंदुओं के मध्य कितने पॉइंट होंगे? अनंत पॉइंट होंगे, अनंत बिंदु होंगे। इसका मतलब ये है जो रेखाखंड होता है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर के बना होता है। तो रेखाखंड अनंत बिंदुओं से बना होता है। रेखाखंड अनंत बिंदुओं से बना होता है। अब फिर बात करेंगे बिंदु के बारे में कि ये जो दोनों बिंदु हैं ये अंतिम बिंदु हैं या सिरे वाले बिंदु हैं, क्योंकि रेखाखंड के क्या है? ये सिरे, और ये भी क्या है? दूसरा सिरा है। तो कितने सिरे हो गए रेखाखंड में? 2। या कहें कि रेखाखंड में कितने अंतिम बिंदु होते हैं, तो कितने अंतिम बिंदु होंगे? 2 बिंदु होंगे। और रेखाखंड में कोई भी प्रारंभिक बिंदु नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इन दोनों के मध्य की दूरी ही क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। तो यहां से कोई भी स्टार्टिंग वाला पॉइंट नहीं होगा, कोई भी प्रारंभिक बिंदु वाला पॉइंट नहीं होगा। ये दोनों क्या होंगे? अंतिम बिंदु या अंतिम पॉइंट ही कहलाएंगे, ये प्रारंभिक नहीं कहलाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये प्रारंभिक हो गया। आप कहें सर हमने यहां से स्टार्ट किया तो ये प्रारंभिक हो गया, यहां बंद किया ये अंतिम हो गया, और इधर से हम ऐसे करेंगे, इधर से प्रारंभ किया तो ये प्रारंभिक हो गया और ये वाला क्या हो गया? अंतिम हो गया। ये गलत है, क्योंकि जो रेखाखंड है इन दोनों के बीच की दूरी है, ना कि यहां से इन दोनों को हम शामिल कर रहे हैं। तो यहां जो 2 क्या होंगे? आपके अंतिम बिंदु होंगे। तो रेखाखंड में कोई भी प्रारंभिक बिंदु नहीं होता है, 2 अंतिम बिंदु होते हैं। ये गुणधर्म आपको विशिष्ट ध्यान रखना है। रेखाखंड में 2 अंतिम बिंदु होते हैं। ज्यामिति गणित का बहुत सरल हिस्सा है, परंतु क्या होता है हमें इसका बेसिक पता नहीं होता, हम बेसिक पे ध्यान नहीं देते और तुरंत आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें आगे परेशान करता है। बेसिक याद रखें, बेसिक पढ़ें, बेसिक को गहराई से समझें और उसके बाद में आगे बढ़ें। बहुत इंटरेस्ट आता है ज्यामिति को पढ़ने में। तो इस प्रकार से हमारे ये जो रेखाखंड है, रेखाखंड के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे हम बात कर लेते हैं रेखाखंड में ही। आपने जब एजुकेशन की 10वीं तक किसी ने गणित पढ़ा, 12वीं तक पढ़ा, 12वीं के बाद भी पढ़ा, पर जनरली 10th तक सबको पढ़ना होता है। तो आपने बुक्स में एक काम किया होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ देखा होगा आपने, कोई प्रमेय होती है, इस प्रकार से सिद्ध करवाया जाता है 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचिए। ये क्या हो गया? यानी रेखाखंड खींचिए। तो आपने क्या किया, यहां से 2 पॉइंट लिए, या आप स्केल लगाओगे, स्केल पे एक जगह पे यहां पॉइंट करोगे और 5 सेमी की दूरी पर दूसरा आप पॉइंट कर दोगे, यानी 2 पॉइंट आप करोगे और इनके बीच की दूरी को आप स्केल से मिला दोगे और ये क्या हो जाएगा? 5 सेमी का एक रेखाखंड हो जाएगा। यानी रेखाखंड के लिए इस तरीके की आकृति एक निर्मित होती है, और यहां से मैंने ये पॉइंट ए लिख दिया, यहां पॉइंट क्या लिख दिया? बी लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेखाखंड क्या हो गया? ए बी।
अब ये चिन्ह हो गया ऊपर, तो इसके ऊपर हम ऐसा चिन्ह लगा देंगे, यानी आकृति बना देंगे। तो ए बी के ऊपर इस प्रकार से रेखाखंड की आकृति हमें बनानी है, और ये भी रेखाखंड बराबर, आप इसे आसान भाषा में क्या लिख सकते हैं, 5 सेमी। तो रेखाखंड को प्रदर्शित करने का जो चिन्ह है यानी आकृति है वो इस प्रकार का हो जाएगा। तो यहाँ से रेखाखंड के बारे में हमने पढ़ा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए किरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब किरण क्या होती है, किरण के बारे में जानेंगे। किरण, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, रेखाखंड हमने अभी पढ़ा, और रेखाखंड क्या था, 2 बिंदुओं के मध्य की एक न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। 2 बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती। अब यहां से ये रेखाखंड है, किरण के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को स्थिर रखते हुए यदि इस बिंदु को दूसरे बिंदु को और असीमित दूरी तक आगे बढ़ा दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, किरण बन जाती है। तो यहां से ये क्या निकल के आ गई, हमारी किरण निकल के आ गई। और जो किरण है एक दिशा में गमन करती है, कितनी दिशा में, एक दिशा में गमन करती है। तो किरण की परिभाषा क्या हुई, आगे हम इसे और भी समझेंगे। रेखाखंड के एक बिंदु को स्थिर रखते हुए दूसरे बिंदु को असीमित दूरी तक एक ही दिशा में बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो वह किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, किरण। अब किरण की हम अवधारणा को कैसे समझेंगे, जैसे ये वाली किरण निकल के आई, ये पॉइंट ए हो गया। अब मैं यहाँ से वी नोट कर रहा हूँ, इस जगह पे मैं पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ, पॉइंट ले यहाँ मैं लगा भी सकता हूँ, परंतु यहाँ पॉइंट में फिलहाल नहीं लगा रहा हूँ, उसका अर्थ होगा। अब ऐसे ये भी जो किरण है इसे मैं कैसे डिनोट करूँगा, ये भी लिखूँगा और ऐसे एक चिन्ह बनाऊँगा इसमें, और ये क्या शो करेगा, किरण को शो करेगा। अब इसका अर्थ क्या है, जो ये बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, आकृति बनी हुई है, ये भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो किरण है, किरण बिंदु ए से प्रारंभ होकर, किरण बिंदु ए से प्रारंभ होकर बिंदु बी से होकर जा रही है। कहाँ जा रही है, असीमित दूरी तक। यानी किरण बिंदु ए से प्रारंभ होते हुए और बी से गुजरते हुए असीमित दूरी तक जाती है। इसका मतलब ये हो जाएगा। अब आगे यदि हम समझें किरण, किरण को बेसिक अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हुए हम समझें, आपने देखा होगा एक टॉर्च का प्रकाश होता है, मोमबत्ती, दीपक या सूर्य। तो मान के चलो ये टॉर्च है, ये टॉर्च है, तो यहाँ से ये क्या है, इसका एक बिंदु है, यहाँ से जैसे ये फोकस बटन ऑन करेंगे और इधर से क्या है, इसकी ऐसे लाइट जाएगी। जब लाइट जाएगी यानी ये बिंदु है और इस बिंदु से ये लाइट जा रही है, किस रूप में जा रही है, किरण के रूप में जा रही है। यानी इस बिंदु से आरंभ हो रही है और असीमित दूरी तक ये लाइट जा रही है, इसकी फोकस जा रही है, किस रूप में जा रही है, किरणों के रूप में जा रही है। तो किरण एक बिंदु से आरंभ होती है और बिंदु से आरंभ होकर के बिंदु बी से गुजरते हुए और असीमित दूरी तक जाती है। अब यदि हम बात कर लें पॉइंट के बारे में, यहां से किरण में आप देख रहे हैं कि बिंदु कितने हैं, बिंदु कितने हैं, बिंदु तो अनंत हैं, इसमें बिंदु कितने हैं, अनंत।
क्योंकि रेखाखंड हो, रेखा हो, किरण हो, अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है। कि आप कहाँ बता रहे हैं अनंत बिंदु कहाँ पे हैं, तो ये जो किरण है इसमें सब में क्या है, अनंत बिंदु मौजूद हैं अंदर ही। अब मैं केवल बात करूंगा जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है बिंदु के रूप में ही। किरण में एक आरंभिक बिंदु होता है या प्रारंभिक बिंदु होता है। कौन सा बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है। किरण में एक प्रारंभिक बिंदु होता है। क्या अंतिम बिंदु होता है? किरण में अंतिम बिंदु होता है या नहीं? नहीं होता। किरण में अंतिम बिंदु नहीं होता। अंतिम बिंदु किस में होते हैं? रेखाखंड में होते हैं। कितने होते हैं? 2 अंतिम बिंदु होते हैं। किसमें? रेखाखंड में। किरण में कितना बिंदु होता है? 1 होता है, परंतु अंतिम बिंदु नहीं होता। वो कैसा होता है? एक प्रारंभिक बिंदु होता है। तो किरण में एक प्रारंभिक बिंदु होता है, अंतिम बिंदु नहीं होता। अंतिम बिंदु नहीं होता है। किरण में प्रारंभिक बिंदु होता है, अंतिम बिंदु नहीं होता, परंतु किरण अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है। रेखाखंड अनंत बिंदुओं से मिलकर के बना होता है, रेखा भी अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है। ये पॉइंट भी आपके लिए लिख देता हूं। किरण अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो ये हमने पढ़ा किरण के बारे में। यहां से ए बी क्या है? एक किरण है, यानी बिंदु ए से आरंभ होगी और बिंदु बी से होते हुए जा रही है। क्या कहलाई? ये किरण कहलाती है। एक ही दिशा में गमन करती है और रेखाखंड गमन नहीं करता। वो 2 बिंदुओं के मध्य की क्या एक निश्चित दूरी होती है। इसी प्रकार से हम आगे रेखा के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे रेखा के बारे में। तो रेखा भी क्या होती है? यानी अनंत बिंदुओं का एक समूह होती है, या ऐसे कहें अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ जो एक सीधी रेखा में क्या है? गमन करता है। ऐसे भी हम कहते हैं, यानी सरल रेखा कहलाती है। तो रेखा जो यहाँ है वो इसकी सीधी भाषा में हम क्या कहेंगे? जो रेखा होगी, सबसे पहले मैं डिवाइड कर देता हूं। जनरली 2 भागों में बांटते हैं। जनरली यानी सामान्यतः 2 भागों में इसे हम बांट रहे हैं। एक तो होती है आपकी सरल रेखा और एक होती है आपकी वक्र रेखा। अब इसकी हम परिभाषा लें। जनरली रेखा की परिभाषा यदि हम लें, जब रेखाखंड है ये हमारा, तो रेखाखंड के दोनों बिंदुओं को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, असीमित दूरी तक बढ़ा दिया जाए, तो क्या बन जाती है? वो रेखा बन जाती है। तो ये क्या बन जाएगी? आपकी रेखा। और इसका चिन्ह भी यानी आकृति ये हो जाएगा, जैसे रेखा ए भी है तो इसे किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा? ऐसे। यदि ऐसे आकृति बनी हुई है, ऐसे चिन्ह लगा हुआ है ऊपर, इसका मतलब क्या है? ए भी क्या है? एक रेखा है। अब रेखा जो है सरल रेखा और वक्र रेखा 2 प्रकार की होती है। सरल रेखा यानी सीधी, सरल का मतलब है बिल्कुल सीधी दिशा में जाएगी वो, और ये क्या होगी? टेढ़ी मेढ़ी। वक्र रेखा क्या होगी? टेढ़ी मेढ़ी। अब हम यहां से बात कर लेते हैं और आगे। जो रेखा है, अब रेखा में मैं आपसे कहूं कि प्रारंभिक बिंदु कितने होते हैं या अंतिम बिंदु कितने होते हैं, तो आपको पता होगा। यहाँ से प्रारंभिक बिंदु कहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। अंतिम बिंदु दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं लिख दूंगा यहाँ से एक भी
अंतिम बिंदु नहीं होता, एक भी अंतिम बिंदु नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से क्या है, ये दोनों असीमित दूरी तक चलते हैं। हम इसलिए कह सकते हैं इसमें एक भी अंतिम बिंदु नहीं होता है। और रेखा की ना तो लंबाई होती है, वो सॉरी, रेखा की केवल क्या है, लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। रेखा की केवल लंबाई होती है। इसी प्रकार से रेखाखंड की भी क्या होती है, लंबाई होती है, केवल लंबाई होती है, चौड़ाई एवं ऊंचाई नहीं होती। तो ये हमने जनरली सामान्यतः रेखा के बारे में पढ़ा। अब यहाँ से रेखाओं के प्रकार, कितने प्रकार हैं, जितने भी प्रकार हैं उन्हें अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। रेखाओं के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेखाओं के प्रकार में। ऊर्ध्वाधर रेखा, कैसी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है, बिल्कुल ऊपर की ओर सीधी रेखा, यानी ऊपर की ओर सीधी रेखा। कैसी रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर। इस प्रकार से ये क्या बन जाएगी, ऊर्ध्वाधर रेखा बन जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा क्या होगी, यानी वर्टिकल लाइन पढ़ लिया, अब हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज रेखा का मतलब है जो धरातल के क्या हो, समांतर, धरातल की ओर, धरातल के क्या हो, समांतर। जैसे ये धरातल है तो धरातल के समांतर, इस प्रकार से क्या बन जाएगी, ये क्षैतिज रेखा बन जाएगी। अब अगली रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे, समांतर रेखाएं। जब दो सरल रेखाओं, एक सरल रेखा ये हो गई, दूसरी सरल रेखा ये हो गई। जब दो सरल रेखाओं के मध्य, मैं यहां से लिख देता हूं, जब दो सरल रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, लंबवत भी पढ़ेंगे हम अभी आगे, की लंबवत दूरी हमेशा समान हो, हमेशा समान हो। कौन सी रेखा कहलाएगी, यानी समांतर रेखाएं कहलाएंगी। यहां से लंबवत दूरी कौन सी होगी, तो यहां से जो 90 डिग्री वाला जो कोण बनता है वो लंबवत दूरी को प्रदर्शित करता है। तो ये कैसी दूरी है, लंबवत दूरी है। यहां से ये कैसी दूरी है, लंबवत दूरी है, यानी बिल्कुल सीधी जो दूरी होगी ये कैसी होनी चाहिए, हमेशा समान होनी चाहिए। यानी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, बराबर। यानी जो ये D1 है ये D2 है, यानी D1 जो डिस्टेंस है बराबर है किसके, D2 के। यानी जितनी भी डिस्टेंस बने यहाँ आगे तक भी इनको आगे बढ़ाने पर भी क्या हो, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या बने, समान बने। तो वो कौन सी रेखा होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। आगे हम पढ़ते हैं, यदि ये दोनों रेखाएं आप देख रहे हो ऐसे हैं, ये थोड़ी तिरछी होती, जैसे इस प्रकार से बना दिया जाता है इनको, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। जरूरी नहीं है कि ये वाला पॉइंट यहाँ आके जो ये
छोर है इसका जो सिरा मैंने शो किया हुआ है ये इसके बिल्कुल बराबर में हो, ये कहीं भी हो आगे पीछे हो, परंतु जो इनके मध्य जो डिस्टेंस बन रही है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर। क्योंकि जब मैं इस लाइन को भी आगे बढ़ाऊंगा तो ये डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं अगली लाइन के बारे में। यदि आपने परोपकार क्लासेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे क्या है कि कोई भी नई वीडियो जैसे ही अपलोड की जाती है तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। अब आगे हम बात करेंगे लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। लंबवत रेखाएं जब दो रेखाएं एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण, समकोण बनाती है, क्या कहलाती हैं, लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। जिस प्रकार से हम बात करें, एक ये लाइन है, सरल रेखा है, और ये ऊपर इसके है यहाँ दूसरी सरल रेखा, तो ये वाला जो कोण बन रहा है, यदि ये 90 डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये दोनों क्या हैं, आपस में लंबवत हैं। कैसी हैं, लंबवत। तो ये वाला हिस्सा और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, अब यहाँ से ये लंबवत हो जाएगी, यहाँ से ये भी हो जाएगा और ये भी लंबवत हो जाएगा। इस प्रकार से हम इनको लंबवत कर सकते हैं। हालांकि जब हम आगे इनको पढ़ेंगे तो इस वाली पोजीशन में दो किरणें लंबवत होंगी, आपस में क्या होंगी, दो किरणें लंबवत होंगी। क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन आपके लिए चलो देता हूँ एक, जैसे इस प्रकार से। तो यहाँ से क्या है, ये भी एक किरण है और ये भी क्या एक किरण है, और इनका एक ओवेनिष्ठ बिंदु है ये वाला। इस बिंदु से ये किरण जा रही है, इस बिंदु से ये किरण जा रही है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ से जैसे हम समकोण बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, समकोण बना रहे हैं। तो यहाँ से ये कितनी किरणें हैं, दो किरणें हैं। इसमें सरल रेखा काउंट नहीं है क्योंकि ये क्या है, किरण है। क्योंकि कोण कौन बनाती है, किरणें बनाती हैं, और कोण के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से जब दोनों सरल रेखाएं हैं ये आपस में जब लंबवत यानी समकोण बनाती हैं तो क्या बन जाएंगी, आपस में ये लंबवत रेखाएं बन जाएंगी या लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। अगली लाइन है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है, जब दो या दो से अधिक रेखाओं को तीसरी रेखा या अन्य रेखा, क्या कहें, अन्य रेखा, तीसरी रेखा या अन्य रेखा काटे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। जिस प्रकार से मैंने एक डायग्राम बनाया, ये दो लाइन है, इन दोनों लाइनों को यदि
ये एक रेखा काटती है तो ये वाली जो लाइन है क्या कहलाएगी? आपकी तिर्यक लाइन यानी तिर्यक रेखा कहलाएगी। ये लाइन ए बी है और ये लाइन आपकी सी डी है और ये लाइन एल एम है। तो यहाँ से तिर्यक रेखा कौन सी हो जाएगी? एल एम हो जाएगी। अब यह ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों लाइन आपस में समांतर हों, ये तिरछी भी हो सकती हैं। कैसे? यदि एक ऐसी लाइन है और दूसरी ऐसी लाइन है, अब ये समांतर नहीं है और फिर भी इनको ये तीसरी रेखा काट रही है, तो ये अभी भी क्या है? एक तिर्यक रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो यहाँ से इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करते हैं अगली रेखा में। तिर्यक रेखा जरूरी नहीं है ये 2 लाइन हो, ये 3 लाइन भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। केवल क्या है? काटना है। जो रेखा इनको काटेगी वही रेखा क्या होगी? आपकी तिर्यक रेखा होगी। अब आगे हम बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। और ये जो रेखाएं हैं आपकी, जिन्हें भी मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, ये सभी आगे जाकर के इतनी सहायता देने वाली हैं प्रश्नों में बहुत ज़्यादा। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। और मैं रेखाओं को कंप्लीट कराने के बाद में एक हल्का क्वेश्चन आपके लिए लास्ट में लूँगा जो इन सभी क्वेश्चंस को क्लियर करेगा, इनके सभी डाटा को क्लियर करेगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाएँ कौन सी होंगी? तो परिभाषा लिखते हैं, जब 2 रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम उठाएंगे, उनको सबसे लास्ट में उठाएंगे, उस जगह पे हम लिखाएंगे, जिससे क्या है हमें वो स्पेशली हमारा उन्हीं पे फोकस रहे और वहाँ से क्वेश्चन भी निकल के आता है। कौन सी रेखा कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। जैसे ये लाइन है, तो यहाँ से जब ये आपस में इनको हम बढ़ा रहे हैं आगे, तो ये क्या है? प्रतिच्छेद कर रही हैं आपस में। इस बिंदु पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये क्या कहलाएंगी? आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरे शब्दों में मैं आपसे कहूँ या पूछूं, यदि 2 रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु है, एक कटान बिंदु उभयनिष्ठ है, तो वो रेखाएं कौन सी होंगी? तो कौन सी हो जाएंगी? वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से एक कटान बिंदु हुआ, ये क्या हो गया? इनका उभयनिष्ठ हो गया। तो यहाँ से क्या कहलाएंगी? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। लास्ट में हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, सरल रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, 2 बिंदुओं से कितनी खींची जा सकती हैं, वक्र रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं। ये सभी हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे रेखाओं को कंप्लीट करने के बाद में। अब नेक्स्ट है आपका संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं, तो संगामी रेखाएं कौन सी होती हैं? तो संगामी रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं, यानी सरल रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, रेखाएं किसी एक बिंदु पर जाकर के मिलती हैं। जब 2 या 2 से अधिक सरल रेखाएं एक बिंदु पर जाकर के मिलती हैं या एक बिंदु से होकर के गुजरती हैं, 2 या 2 से
अधिक सरल रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं या मिलती हैं, क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं कहलाती हैं। यानी ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है ये क्या कहलाएगा? आपका संगम बिंदु। क्या कहलाएगा? संगम बिंदु। अब हम चर्चा करेंगे संपाती रेखाओं की। और एक लाइन इसमें यह भी ध्यान रखना है, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं संगामी रेखाएं होती हैं। संगामी रेखाएं होती हैं। अब यहां से अगला है आपका संपाती रेखा के बारे में। संपाती रेखा के बाद में मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लूंगा, महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके लिए बताऊंगा जो एग्जाम में सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं। संपाती रेखाएं तो संपाती रेखाएं कौन सी होती हैं? वे रेखाएं जो एक दूसरे को आपस में ढक लेती हैं, क्या कहलाएंगी? संपाती रेखाएं कहलाती हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को परस्पर ढक लेती हैं। ढक लेने का मतलब है अध्यारोपित हो जाती हैं, यानी आच्छादित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आच्छादित, यानी ओवरलिपिंग करती हैं, ढक लेती है। क्या कहलाएंगी? संपाती रेखाएं कहलाती हैं। जैसे एक ये लाइन है, यदि मैं इसके ऊपर दूसरी लाइन बना दूं, ऐसे बिल्कुल जस्ट इसी के ऊपर बना दूं, तो इसने क्या है? ढक लिया, यानी ऊपर वाली ने नीचे वाली को ढका। पूर्ण तरीके से ढके नहीं ढके ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ से इसके ऊपर क्या है, मैंने दूसरी लाइन बनाई। ऐसा नहीं है कि ये भाग बचा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी इसके ऊपर क्या हो गई? ये आच्छादित हो गई। तो ये कैसी रेखा हो गई? दोनों आपस में संपाती रेखाएं। अब इस लाइन के ऊपर मैं कितनी रेखाएं बना सकता हूँ? इस प्रकार की कितनी भी आप रेखा बना सकते हो, कितनी भी। भाई ये मार्कर है, मार्कर मान के चलो ये सरल रेखा का रूप है। ये एक सरल रेखा है, इसके ऊपर दूसरी रेखा रख देंगे, ये संपाती हो गई। दूसरा रखेंगे, ये भी संपाती हो गई, ये भी संपाती हो गई। ऐसे आप कितने भी रख सकते हो। यहाँ से अनंत रेखाएं इसके ऊपर डाली जा सकती हैं या आच्छादित करवाई जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं जो इनके जो पॉइंट्स हैं, जो इनके फैक्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, और उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण या विशेषताएं या विशेष बातें, महत्वपूर्ण तथ्य। और ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं
पहला, ये आपको पता होगा सरल रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। सरल रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है, आपके लिए मैं पहले भी समझा दिया था। दूसरा, एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे हमने ये पॉइंट बनाया, तो इस पॉइंट से होकर के ऐसे एक सरल रेखा खींची, दूसरी इधर से खींच दी, और ऐसे ही इधर से खींच दी, ऐसे ही इधर से खींच दी। इस प्रकार से हम कितनी भी यानी अनंत सरल रेखाएं आसानी से खींच सकते हैं। कितनी सरल रेखाएं? अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसी प्रकार अनंत वक्र रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनंत वक्र रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे हमने ये पॉइंट लगाया, और इस पॉइंट में होकर के ये वक्र रेखाएं यानी इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा होगी, ये रेखा कैसी होती है? वक्र रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? वक्र रेखा। तो इस प्रकार से हम अनंत वक्र रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं जा सकती हैं। तो यहाँ से वक्र रेखाएं भी हम अनंत खींच सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, कर दूंगा। तीसरा पॉइंट होगा दो बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो दो बिंदुओं से होकर एक सरल रेखा खींची जा सकती है। कितनी? एक सरल रेखा खींची जा सकती है। एक सरल रेखा खींची जा सकती है, जबकि अनंत वक्र रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनंत वक्र रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब समझेंगे कैसे। यदि हमने ये दो पॉइंट लिए हैं, बिंदु लिए हैं, तो इन दोनों से होकर के एक ही सरल रेखा गुजर सकती है। ऐसा नहीं है ऐसे करके ऐसे बना देंगे तो ये वक्र रेखा हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो जाएगी, जिगजैग गति करती हुई रेखा हो जाएगी। तो एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। जबकि वक्र रेखा की हम बात करें तो ये जो दो पॉइंट हैं, ये वक्र रेखा हुई आपकी एक, ठीक है, ये वक्र रेखा हुई आपकी दो, ये वक्र रेखा हो गई आपकी तीन, और ये वक्र रेखा हो गई आपकी चार। इस प्रकार से आप कितनी भी वक्र रेखाएं खींच सकते हैं, यानी अनंत वक्र रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक या दो बिंदुओं से होकर के अनंत वक्र रेखाएं गुजर सकती हैं या खींची जा सकती हैं। तो अगला चौथे पॉइंट के बारे में हम बात करें। सरल रेखा पर स्थित
सरल रेखा पर स्थित बिंदु स्थित दो या दो से अधिक बिंदु, दो या दो से अधिक बिंदु, दो या दो से अधिक बिंदु कैसे बिंदु कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाते हैं। कैसे बिंदु कहलाते हैं? संरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, या ऐसे कहें जब दो या दो से अधिक बिंदु सरल रेखा पर स्थित हैं तो वो सरल संरेख बिंदु कहलाते हैं। यदि सरल रेखा पर मौजूद नहीं है तो वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं, यानी सीधी दिशा में नहीं है, सीधी रेखा में नहीं है बिंदु, तो कैसे कहलाते हैं? असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो यहाँ से जो ये लाइन है, यदि हम यहाँ पर एक बिंदु ये बनाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, तो ये बिंदु कैसे होंगे? संरेख होंगे। क्या होंगे? संरेख बिंदु होंगे। कैसे होंगे? संरेख बिंदु होंगे। और सरल रेखा पर कितने संरेख बिंदु खींचे जा सकते हैं या व्यक्त किए जा सकते हैं? तो कितने होंगे? अनंत। सरल रेखा पर, सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। और ये अनंत ही क्या कर सकते हैं? हम संरेख बिंदु कर सकते हैं। अनंत संरेख बिंदु होते हैं। अनंत संरेख बिंदु होते हैं। अगले पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं अब। पांचवा पॉइंट है अब असंरेख बिंदु की बात करें तो देखिए, दो जब बिंदु हैं तो यहां से देखो कितने आपकी सरल रेखा खींची जा रही हैं? दो, वो सॉरी एक। अब मैं आपसे कहूं कि तीन असंरेख बिंदुओं से या बिंदुओं को शामिल करते हुए कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? यदि अब यहां से एक बिंदु यहां है, एक यहां है, एक यहां है, तो तीनों से गुजरते हुए कोई एक सरल रेखा नहीं खींची जा सकती, असंरेख है। इसने कहा कि इनको शामिल करते हुए कितनी खींची जा सकती हैं? यानी जैसे हम एक यहाँ खींच दें, एक यहाँ खींच दें और एक यहाँ खींच दें, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो यहाँ से आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 दिखाई दे रहा है ना। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इसके लिए फॉर्मूला आपको यूज करना है n गुणा कोष्ठक में n-1/2। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से कितने बिंदु हैं? 3। तो n का मान 3 गुणा 3 - 1 यानी 2/2। कट गया 2 से 2, तो कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? 3। यदि मैं आपसे कहूं कि 4 असंरेख बिंदुओं को शामिल करते हुए, शामिल करना है उनको, प्रश्न में फर्क है। यदि मैं कहता 3 असंरेख बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कोई भी सरल रेखा नहीं खींची जाएगी। असंरेख बिंदुओं से सरल रेखा नहीं खींची जाएगी। यदि मैं कहूँ कि असंरेख बिंदुओं को शामिल करते हुए, तो यहाँ से इस प्रकार से हम लाइन निकालेंगे। तो ये 4 यदि असंरेख बिंदु हैं, 1 2 3 4, तो कितनी सरल रेखाएं होंगी? 4 गुणा 4 - 1 3/2, तो 2 3 6, कितनी लाइन होंगी? 6। देखो 1 2 3 4, ये 5 और एक ये 6, कितनी लाइन हो जाएंगी? 6 लाइन हो जाएंगी। तो चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, जो फैक्टेबल क्वेश्चंस होंगे।
अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं। ये यहाँ पॉइंट बना रहा हूं, यहाँ पॉइंट। इसको मार्क करेंगे PQRS। अब यहाँ से मैं कथन लिख रहा हूँ और उन कथनों को आपको देखना है, ये कथन जो लिख रहा हूँ वो सत्य है अथवा असत्य है। पहला कथन है Q किरण RS पर स्थित है। दूसरा कथन किरण QP का प्रारंभिक बिंदु R है। तीसरा है R QS रेखाखंड पर स्थित है। तो अब तीनों क्वेश्चंस के बारे में हम देखते हो, तीनों फैक्ट लिखे हुए हैं, इनके बारे में हम देखें तो Q ये पॉइंट को शो करेगा, किरण RS पर स्थित है। तो जो Q है किरण RS पर स्थित है क्या, देखेंगे Q किरण RS, किरण RS का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो ये Q R से स्टार्ट हो रही है और S से होते हुए आगे की ओर जा रही है, तो ये Q RS पर स्थित नहीं है। कथन क्या है, असत्य है। किरण Q कॉमा यानी P का प्रारंभिक बिंदु, किरण QP का, इनके ऊपर मार्क और कर देता हूं मैं, कंफ्यूज ना हो इनसे आप। किरण QP का प्रारंभिक बिंदु R है, तो किरण QP है तो प्रारंभिक बिंदु R कहां से हुआ, आप यहाँ डायग्राम में देखोगे कि ये कौन सा हो गया, QP हो गया, ये किरण क्या हो गई, QP। तो QP का जो प्रारंभिक बिंदु है वो कौन सा होगा, Q होगा, ना R होगा ना ही S होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किरण क्या है आपकी QP है, तो किरण Q से आरंभ हो रही है और कहाँ जा रही है, यानी P से गुजरते हुए आगे असीमित दूरी तक जा रही है। RQS रेखाखंड पर स्थित है, तो QS ये रेखाखंड हो गया और R इसी पर स्थित है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन और देता हूं कि यहां से ABCD, इसमें रेखाखंड कितने हैं, रेखाखंडों की संख्या कितनी है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, देखो A से लेकर D तक पूरा एक रेखाखंड हो जाएगा। दूसरा रेखाखंड कौन सा हो जाएगा, A से लेकर C तक हो जाएगा, AC हो जाएगा। तीसरा रेखाखंड क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और चौथा रेखाखंड क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। यानी दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, आपकी रेखाखंड कहलाती है। तो इसमें कितने रेखाखंड खींचे जाएंगे, AD, AC और AB एक और है आपका पांचवा, ये कौन सा हो जाएगा, AB, और CD भी रह गया है, छठवा कौन सा हो जाएगा, CD। तो AD हो गया, AB और AC, BC, CD, BD, ये क्या हो जाएंगे, आपके रेखाखंड हो जाएंगे। और कितने रेखाखंड हो जाएंगे, ये 6। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और इसी प्रकार से अगली क्लास के में हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। आज हमने पढ़ा है रेखाओं के बारे में, और रेखा के प्रत्येक प्रकार का हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।